जय हिंद साथियों, नॉलेज एक्शन मस्ती में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आए हैं। इस सीरीज में सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब कि सारे चैप्टर से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आप रूबरू कराएंगे। साथियों, आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो जो है रेलवे एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक भी अपने मन से नहीं लाए हैं, वो सेट है जो कि अभी 2021 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो उसी का हम आज प्रैक्टिस करेंगे। तो साथियों, देखते हैं क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि 250 का 27%, 1000 का मान क्या है, इसका मान पूछ रहा है। साथियों देखिए, साथियों सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास रूल में जाते हैं। तो अगर ब्रैकेट रहता तो ब्रैकेट का काम करते हैं, ब्रैकेट नहीं रहता है तो का काम करते हैं, का के बाद भाग का करते हैं, भाग के बाद जोड़ घटा गुना। पहले का गुना जोड़ घटा ये सब बाद में होता है। साथियों देखिए, यहाँ पे है कि पहले का काम कर देंगे। मतलब कि 250 का मतलब गुना होता है, गुना दे दीजिए 27%, तो हटा रहे हैं तो नीचे 100 हो जाएगा, माइनस 1000 का 0.02% हटा रहे हैं तो 100 नीचे आ जाएगा। अब ये जो है दशमलव को भी हटा रहे हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो नीचे आ जाएगा, तो 1 2 0 आ जाएगा नीचे। चलिए अब काटते हैं, जो कट रहा है ऊपर नीचे काट देंगे। 100 खत्म हो गया। यहाँ देखिए, अब इधर काटते हैं, 0 से 0 खत्म हो गया, 25 25 और 5 दूनी 10 और आपस में गुना कर देते हैं। 7 25 35 के 5 हाथ में रहा 3, 5 दूनी 10 3 13, 135/2 माइनस यहाँ देखिए 2/10 है। अब देखिए इसमें 2 से भाग दे देते हैं, तो 6 दूनी 12, बचा हुआ 1 15, 7 दूनी 14, बचा 1.5 0, 5 दूनी 10 माइनस यहाँ देखिए 2 में जब 10 से भाग देंगे तो इसमें भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना अंक नीचे, जितना दशमलव नीचे रहता है जब उसमें भाग देते हैं तो उतने अंक के बाद दशमलव पड़ जाता है। तो यहाँ देखिए 0.2 हो जाएगा। अब दोनों को घटाते हैं तो घटाइएगा तो 67.5 में से 0.2 चला जाएगा, 0.5 में से 0.2 चला जाएगा तो 3 आ जाएगा। साथियों ये मेरा आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया ये, तो ऑप्शन नंबर ए 67.3। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। साथियों क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5000 रुपये के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। साथियों क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूलधन दे दिया है मेरा, पी बराबर दे दिया है 5000 रुपया, 5000 रुपया पी बराबर दे दिया हुआ है, रेट दे दिया हुआ है 10% और टी दे दिया हुआ है 3 वर्ष। बोल रहा है दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है, 3 वर्ष के बीच का अंतर पूछ रहा है। साथियों निकालते हैं अंतर बराबर। कैसे निकालते हैं, पहले के हम ये जो है रेट 10 दिया हुआ है और टी 3 दिया हुआ है, इसके बीच सी आई निकाल लेते हैं। 3 वर्ष का सी आई निकालने के लिए क्या करते हैं, रेट को पहले क्यूब करते हैं। 10 का क्यूब करेंगे तो 100, 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, 1000 के लास्ट 2 अंक लिखेंगे। 2 अंक ही लेना है लास्ट पहले, उसके बाद जो बचा है उसको हाथ में रखेंगे। फिर देखिए अब करेंगे रेट का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 गुना 3, 100 गुना 3 300, 300 में फिर ये 10 जो बचा हुआ मेरे पास 10 जोड़ेंगे 310। अब करेंगे रेट गुना टाइम, दोनों को आपस में गुना कर देंगे। 310 हुआ, जोड़े थे 310 हुआ, तो 310 में हम लिखेंगे क्या, 310 हुआ तो 310 में हम 10 लिखेंगे, बचा हुआ 3 हाथ में, 10 गुना 3 करेंगे, 10 या 30 3 33, पीछे से 4 अंक के बाद दशमलव, 2 2 4 अंक के बाद दशमलव, यानी इतना। मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज जो आया मेरा 3.1%। अब इसका ये हुआ सी आई। अब इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का रेट है 10%, टाइम है 3 वर्ष, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 10 गुना 3, रेट गुना टाइम साधारण ब्याज, तो 10 गुना 3 30 हो जाएगा, 30 हो गया 30%। अब दोनों के बीच का अंतर हमको पूछ रहा है, तो पहले ई प्रतिशत में अंतर निकाल लेते हैं। 33.1 में से 30% में से 30 चला जाएगा,
तो 3.1% बचेगा, ये अंतर हुआ। साथियों अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूलधन मेरा 5000 है, तो प्रतिशत में मूलधन कितना होता है, 100% होता है। तो 100% बराबर कितना मूलधन दिया हुआ है, 5000। तो 1% बराबर कितना, तो 50, क्योंकि 100 जाएगा 100 कट जाएगा, 1% बराबर 50। तो हमको निकालना कितना, अंतर, यही अंतर निकालना है 3 वर्ष का, यही अंतर है। तो अंतर कितना है 3.1, मतलब कि 3.1% बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुना 3.1% गुना कर देंगे। देखिए 5 एकम 5, 5 या 15, 0 आ जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब 155 रुपया अंतर आ गया। साथियों ये आपको हम जो है अपना कॉन्सेप्ट बताए थे उसी के आधार पे बताएं। इसके लिए एक और फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड भी हम आपको बता देते हैं। देखिए फार्मूला ये है, पूरा फिर सोल्व न करे पड़ती है, सोल्वो करके देखिए इधर हो जाती। अच्छा चलिए साथियों देखिए 3 वर्ष के CI माइनस SI, 3 वर्ष में CI SI में 3 वर्ष का अंतर बराबर फॉर्मूला होता है PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R/100 के क्यूब हो जाता है। ये फार्मूला होता है 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 वर्ष का अगर अंतर दिया है तो इस फार्मूला को यूज करके हम मूलधन रेट सब निकाल सकते हैं। देखिए ये पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 3 वर्ष का अंतर कितना होगा, जिसमें हमको मूलधन दिया हुआ, रेट दिया हुआ है। तो साथियों यही निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा क्या, मेरा P का वैल्यू दिया हुआ है 5000, रेट दिया हुआ है 10%, तो 10 गुना रेट दिया हुआ 10%, रेट तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100, 10 गुना 10 100, फिर 300 है प्लस रेट 10 होगा तो 310 ये हो जाएगा, और नीचे में आ जाएगा 10 का क्यूब, 100 का क्यूब, 100 को 3 बार गुना कर देंगे। चलिए 100 ख़त्म, ये 100 ये ख़त्म, 1 0 ये 0 ख़त्म। अब बचा हुआ ये गुना में ही है, आपस में ब्रैकेट है तो हटाएंगे, गुना में ही, तो ये 0 ख़त्म, बच गया ऊपर में कितना 5 गुना 31, मतलब कि 5 एकम 5, 5 या 15, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका D, ऑप्शन नंबर D। साथियों अगला क्वेश्चन, हरीश एवं विमल किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 दिन तक दोनों ने एक साथ कार्य किया, इसके बाद विमल ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को हरीश अकेले 10 दिन में पूरा कर लेता है। हरीश अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है। पूछ रहा है कि 2 व्यक्ति है, एक है हरीश और एक विमल। हरीश ऐसे हरीश को लिख दिए और विमल को भी से लिख दिए, या बी ले लेते हैं विमल। ये जो है ना दोनों मिलके 20 दिन में काम करता है, ये दोनों मिलके 20 दिन में काम करता है साथियों। और बोला है कि दोनों जो है ना मिलके 20 दिन काम करता है, और इस तरह से काम करते हुए 15 दिन तक दोनों काम करता है। जैसे कि समय निकालते हैं तो हम जो है 1/, टोटल जो वर्क होता है, समय जो होता है ये उसका विपरीत हो जाता है साथियों। तो जैसे कि ये जो एक दिन में 1/20 काम करेगा। जैसे अगर हम हरीश और विमल का एक दिन का काम निकालते हैं तो इसको 1/20 लिखते हैं। उसी तरह ये जो है 20 दिन काम किया है, लेकिन बोल रहा है कि दोनों मिलकर 15 दिन तक काम किया। जैसे कि हम एक दिन में हरीश और विमल का एक दिन का काम निकालते हैं तो 1/15 लिखते हैं। उसी तरह 15 दिन तक हरीश और विमल ने काम किया तो 15/20 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो पहले इसको काट दीजिए, 5 दिया, 5 चौके 20, मतलब 3/4 काम हरीश और विमल 15 दिन में कर चुका है। अब बोल रहा है कि इतना काम कर चुका है, और शेष कार्य को हरीश, इतना काम जब कर दिया हरीश और विमल तो शेष कितना काम बचा हुआ है। शेष काम बचा हुआ है कि टोटल में से 3/4 को घटा देंगे, शेष काम बचा 1/4। 1/4 काम को करने के लिए 1/4 काम को करने के लिए हरीश अकेले 10 दिन लेता है। ये हरीश अकेला 1/4 काम को करने के लिए 10 दिन लेता है। तो एक काम को करने के लिए कितना दिन लेगा हरीश, 10 गुना 4, 10 गुना 4 उधर चला जाएगा तो 40 हो जाएगा। हरीश जो है, अब देखिए हरीश अकेला एक काम को करने में 40 दिन लेता है।
यहाँ तक समझ गए होंगे तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस बहुत इजी है क्वेश्चन ये, बस आपको यही समझना था। देखिए एक बार और हम इसको बता देते हैं कि बोल रहा था कि हरीश और विमल किसी काम को 20 दिन में करता है। हरीश और विमल किसी काम को 20 दिन में किया तो एक दिन का काम निकालेंगे हरीश और विमल का, तो 1/20 हो जाएगा। इसी तरह बोला कि दोनों जो है हरीश और विमल मिलके 15 दिन तक काम कर चुका है, तो उसका 15 दिन का हम काम निकाल दिए। हरीश और विमल कितना काम कर चुका है ये निकालना था, तो 15/20 कर दिए। तो मेरा हम जब इसे काटे तो 3/4 आया। 3/4 हरीश और विमल मिलके काम कर चुका है। तो बचा कितना काम है टोटल में से, तो टोटल बचा काम निकालने के लिए एक में से 3/4 जो काम हुआ उसको घटा दिए, तो बचा मेरा काम है 1/4। 1/4 काम को अब कौन करता है, हरीश अकेले करता है। 1/4 काम को हरीश अकेले करता है और 10 दिन लेता है, तो 1/4 बराबर 10 दिन, शेष काम बराबर शेष 10 दिन। तो एक काम टोटल करने में कितना दिन, 40 दिन हरीश लिया। साथियों ये और ये निकाल लिए। तो अब देखिए ये दिया हुआ टाइम दोनों का, अब इफिशियंसी निकालते हैं। इफिशियंसी मतलब क्षमता, दोनों का जो टाइम रहता है, जो टाइम निकाले हैं दोनों का एलसीएम ले लेंगे, वो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। टोटल वर्क निकालने के लिए 20 और 40 का एलसीएम लेंगे। 20 और 40 का एलसीएम लेंगे तो दोनों में से जो बड़ा है उसको पकड़ेंगे। एलसीएम लेने का तरीका है, दोनों में से जो बड़ा है उसको पकड़ेंगे, उसी के गुणज हो जाएगा मेरा एलसीएम। जैसे कि 20 है, 40 है, 40 को पकड़ लिए। देखिए 40 में आप 20 से भाग लगता है, 40 में 40 दूनी 20, दो बार में भाग लगता है, तो मेरा एलसीएम 40 हो जाएगा। अगर यहाँ ये इसमें भाग नहीं लगता तो फिर 40 के गुना ही अगला क्वेश्चन अगला लेते हैं। जैसे कि 40 दूनी 80, यहाँ 80 भी हो जाएगा क्योंकि 80 में भी 20 से भाग लग रहा है, ये मेरा एलसीएम होगा। लेकिन एलसीएम क्या कहता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सब संख्या में से छोटा संख्या होना चाहिए, वही मेरा एलसीएम होता है। यहाँ तो 40 भी एलसीएम हो रहा है, 80 भी हो रहा है, लेकिन होगा कौन, 40 होगा, क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है, इसीलिए मेरा 40 हो रहा है टोटल वर्क। 40 हो गया साथियों टोटल वर्क। अब देखिए इफिशियंसी कैसे निकालते हैं। इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल वर्क में उसके टाइम से भाग दे देते हैं। टोटल वर्क जो हम 40 निकाले हैं उसके टाइम जो है 20, उसमें भाग दे देंगे। तो मेरा जैसे कि ये टोटल वर्क है 40 में 20 से भाग दे देंगे तो मेरा इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा, जितने आदमी 20 दिन तक काम किए हैं। तो देखिए 40 में 20 से भाग देते हैं, 40 20 दूनी 40, यानी मेरा 2 आ रहा है यहाँ पे। इसको बताने के लिए यहाँ लिखे थे, लिखना ज़रूरी नहीं है। और जो है जब 40 में फिर 40 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। अब देखिए टाइम टोटल हो गया मेरा 40 और इफिशियंसी सबका अलग अलग हो गया। हरीश और विमल का इफिशियंसी 2 दिन है, 2 है, और हरीश का अकेला का इफिशियंसी 1 है। अब पूछ रहा है कि हरीश अकेला इस पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है। हरीश का इफिशियंसी कितना है, एक के क्षमता से 40 काम को कितने दिन में कर सकता है। तो जितना इफिशियंसी रहता है उससे भाग देते हैं तो मेरा वर्क आ जाता है, टाइम आ जाता है। 40 में 1 से भाग देंगे 40 दिन आ जाएगा। इतना दिन में हरीश अकेला काम को कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी ब्रैकेट है 3√100, ये 3 बाहर है। मान पूछ रहा है ये साथियों। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3√100, 3 बाहर में है, √100 2 + 2, यहाँ पे लिखा इंटू में, ये गुना में है, ये गुना में है। और यहाँ पे लिखा हुआ 3√100 2 - 2, और ये बड़ी ब्रैकेट से ये पूरा घेरा हुआ है। उसके बाद का है 3 + 13 का 13 + 15 का मान क्या होगा। देखिए इसको हल करेंगे। यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा, ई हो गया ए, ई हो गया बी, यहाँ भी देखिए ई हो गया ए, ई हो गया बी, मतलब कि a + b इंटू a - b है ना, इस पे बैठ गया। a + b इंटू a - b बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a² - b², ये फार्मूला होता है। जैसे कि यहाँ पे a + b इंटू a - b बराबर a² - b² फार्मूला होता है। यहाँ पे a का वैल्यू इतना है, b का वैल्यू 2 है, फिर दोनों आपस में गुना में, ये इस तरह से इसका सजाया हुआ है पूरा। अब देखिए तो अभी क्या हो जाएगा, a² का वैल्यू कितना है, ये 3√102 है, स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इतना का सॉल्व कर रहे हैं। तो
3 क्या 9, यहाँ तो स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट है तो रूट स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो 3 क्या 9 दूनी 18, मतलब करके दिखाते हैं। 3 गुना 3 और रूट अंडर के इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट अंडर 2 बार हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए, जैसे 3 गुना 3 रूट अंडर 2 और गुना रूट अंडर 2 ये होता है। इसको अगर तोड़ते हैं ऐसे करते हैं तो 3 गुना 3 9, फिर रूट 2 गुना रूट 2 तो 2 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए ये क्या इतना क्या हो जाएगा, 3 क्या 9 दूनी 18 माइनस 2 दूनी 4, 2 का वैल्यू 4 है तो 18 में से 4 गया 14। अब इसका वैल्यू यहाँ से जब इतना को हम सोल्व किए तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 14। अब का लिखा हुआ है 14 का 13 प्लस 15 का मतलब क्या होता है साथियों, गुना का मतलब गुना 14। ये इतना को जो हम हल किए, इस पूरे का जो वैल्यू आया इतना का हल किए तो 14 आया। 14 अब इसका हल कर देंगे, ब्रैकेट खत्म हो रहा है। 14 का 13 प्लस 15, तो चलिए 14 का मतलब गुना 13 प्लस 15 करते हैं। 14 42 के 2 हाथ में रहा 4, 14 एकम 4, 14 एकम 14, 4 18, 182 प्लस 15। चलिए 182 प्लस 15, 182 में 15 को जोड़ेंगे तो 197 हो जाएगा। 197 हो गया तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऐसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, दो संख्या का योग x प्लस वाई 25 है और बोल रहा है फिर उसके बीच का अंतर, मैंने दोनों संख्या के बीच का अंतर x माइनस वाई बराबर 15 है। तो पूछ रहा है दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो x और y का वैल्यू निकाल लेंगे तो वही मेरा संख्या है, उस संख्या का अनुपात ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। देखिए x सेम है, y सेम है, प्लस माइनस है। यहाँ पे हम प्लस माइनस है तो y को काट सकते हैं। y खत्म हो गया तो x प्लस x 2x बराबर 25 और 15 40, 25 15 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20। x का वैल्यू जब 20 आया तो देखिए x प्लस वाई बराबर 25 है, x प्लस वाई बराबर 25 है। हम x का वैल्यू लाए हैं 20 प्लस वाई लिख सकते हैं ना 25, तो y बराबर मेरा कितना आ जाएगा 25 में से 20 गया, 25 माइनस 20 बराबर 5। तो पूछ रहा है कि मेरा x और y का वैल्यू प्राप्त हो गया, x आया है 20, y आया है 5। तो पूछ रहा है कि दोनों संख्या का अनुपात, संख्या कितना है x और y का अनुपात, x/y पूछ रहा है। तो x का वैल्यू मेरा कितना आया है 20 और y का वैल्यू कितना आया है 5। अब कटेगा 5 चौके 20, 4:1, यही आ गया मेरा फाइनली रेशियो। और ये ऑप्शन दिया हुआ है ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। समझ गए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। दो संख्या का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, उन दोनों संख्या के भेदक्रम का योग क्या हो जाएगा। दो संख्या का योग x प्लस वाई, पहला संख्या हम मान लिए, पहली संख्या जो हो मान लिए हम x, दूसरा संख्या मान लिए y। चलिए इधर लिख लेते हैं, अभी क्या कहिएगा संख्या, पहली और दूसरा हो जाएगा y, और इस दोनों का योग दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर दे दिया है हमको 16, और जो है इनका गुणनफल दे दिया हुआ है x गुना y बराबर दे दिया है 63। अब बोल रहा है कि संख्या के व्युत्क्रम का योग, अब जो ये संख्या है इस संख्या का व्युत्क्रम करते हैं हम। जैसे कि ये संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम क्या होगा, उलट जाएगा, तो 1/x हो जाएगा व्युत्क्रम, 1/x हो जाएगा, संख्या का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, तो 1/x और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। दोनों संख्या के व्युत्क्रम कर दिए और बोल रहा है का योग, तो योग कर दिए। दोनों संख्या का व्युत्क्रम बोल रहा था, दोनों को व्युत्क्रम कर दिए और बोल रहा था योग क्या होगा। अब इसको हल कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो नीचे का एलसीएम ले लेंगे, x गुना y एलसीएम हो जाएगा x और y प्लस x हो जाएगा, मतलब कि x प्लस वाई बटे एक्स वाई। हल करेंगे तो देखिए x प्लस वाई का वैल्यू मेरे पास है 16, x प्लस वाई का वैल्यू 16 है और x/y का वैल्यू 63 है। यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही पूछ रहा था, बहुत ईजी था दोस्त साथियों। 16:63, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये होता है वृत्त में होता है एक, ये जो हो गया वृत्त में, ये होता है व्यास, और व्यास जो है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है।
इससे बड़ा कहीं और कहीं भी खींचेंगे जीवा, जीवा तो इसे कहा जाता है, ये खींचते हैं तो ये जीवा होता है, कहीं भी खींच देंगे जीवा होगा। लेकिन सबसे व्यास जो है, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि सबसे बड़ी जीवा क्या होती है वृत्त की, तो व्यास होती है साथियों। चलिए थोड़ा सा हम वृत्त के बारे में देख लेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सोल्व कर देंगे वृत्त का। वृत्त होता है, ये जो होता है व्यास, व्यास को क्या कहते हैं, डायमीटर, व्यास को डायमीटर कहते हैं। इसको डी से डिनोट करते हैं व्यास को, मतलब व्यास इसको डी से डिनोट करते हैं। देखिए ये हुआ व्यास, इसको डी से डिनोट करते हैं। और डी बराबर हो जाता है रेशियो के अनुपात 2r हो जाता है। त्रिज्या प्लस त्रिज्या टोटल मिलकर, जैसे कि अब त्रिज्या प्लस त्रिज्या कैसे हो, यहाँ से यहाँ किसी वृत्त की त्रिज्या जो यहाँ से यहाँ होती है, ठीक है, आधा जो वृत्त का जो आधा होता है वो त्रिज्या होता है। तो यहाँ से यहाँ 1r और यहाँ से यहाँ 1r, यहाँ से यहाँ फिर 1r, तो टोटल व्यास क्या हो जाएगा 2r। तो इसमें साथियों अगर व्यास बराबर क्या होगा 2r हो गया। अब देखिए व्यास की क्षेत्रफल की बात करेंगे और परिधि की बात करेंगे। क्षेत्रफल जो होता है ये पूरा एरिया पूरा क्षेत्रफल हो जाता है। ये जो हम जो डार्क कर दिए पूरा एरिया क्षेत्रफल हो जाता है वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर। साथियों अब वृत्त में क्षेत्रफल होता है, वृत्त में क्षेत्रफल होने के बावजूद एक होता है परिधि, ये होता है परिधि, ये परिधि है। चारों पट्टी जो घूम रहे हैं, ये किनारा जो है ये परिमाप या परिधि, इसी को कहा जाता है परिमाप या परिधि। चलिए इसके बारे में जानेंगे। वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप या परिधि, परिधि बराबर 2 पाई r होता है, ये होता है। थोड़ा सा इसे आप याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल 154 है। बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 है तो वृत्त की परिधि क्या होगी। साथियों वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर बराबर हमको दे दिया है 154। 154 दे दिया है तो इसे में हम r का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि r का वैल्यू दिया नहीं है। तो और पाई का वैल्यू हम जानते हैं, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। एक को मान रख लीजिएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 पाई का वैल्यू होता है। जहाँ 3.14 को बोलेगा यूज करने के लिए वहीं कीजिएगा, अन्यथा हम पाई का वैल्यू हमेशा 22/7 ही लेते हैं। चलिए 22/7 गुना त्रिज्या की स्क्वायर 154, देखिए 22 गुना 7 154, 7 बार में काट गया, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 गुना 7, मतलब r स्क्वायर बराबर 7 गुना 7। तो r उधर जाके रूट, स्क्वायर उधर जाके रूट में हो जाएगा, 7 गुना 7 हो जाएगा, एक बाहर निकलेगा 7 हो जाएगा। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, r का वैल्यू आ जाएगा 7, r का वैल्यू आ गया 7। अब पूछ रहा है वृत्त का परिधि या परिमाप, पूछ रहा है वृत्त का परिमाप, ये परिधि पूछ रहा है। तो वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि बराबर फॉर्मूला क्या आता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो 2 पाई r हमारे पास पाई का वैल्यू जानते हैं, r का वैल्यू निकालेंगे, सब कुछ में डाल देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए 2 गुना 22/7 और r का वैल्यू, r जो हम निकाले हैं वो कितना निकाले हैं 7 निकाले, यहाँ 7, तो 7 कर देंगे, 7 कट गया, 22 दूना 44, मेरा 44 आ गया आंसर। वृत्त का परिधि आ गया 44 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। साथियों वृत्त के बारे में जो थोड़ी मोड़ी कॉन्सेप्ट से मैंने से कुछ सब आपको दे दिया है। अब जो है वृत्त से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हमको आशा है कि आप गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए साथियों क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक विद्यालय है, उसमें जो है ना, एक विद्यालय में विद्यार्थी जब होता है तो 100% होता है। अब 100% में बोल रहा है कि हम जो है एक 60% छात्र सफल हुआ, 60% छात्र सफल 60% हुआ। अब देखिए 100 में जब 60% सफल हो गया तो असफल कितना होगा, फेल कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा। 40% तो असफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा 40%। 100 में 60 सफल तो 40 असफल। अब बोल रहा है कि 240 छात्र असफल हुए,
मतलब कि अगर प्रतिशत में विद्यार्थी जो वो सफल हुए हैं वो 40% है और नंबर में जो वो सफल हुए हैं 240 में है, तो 40% बराबर 240, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 240/40, मतलब कि 1% बराबर 6। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ रहा है कि सफल होने वाले छात्रों की संख्या कितना है। सफल होने वाले छात्र कितना है यहाँ पे 60%, तो इसीलिए 60% बराबर 6 × 60 बराबर 360। ऑप्शन नंबर ए। साथियों अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि सफल होने वाले विद्यार्थियों का संख्या कितना है, तो सफल होने वाले विद्यार्थी 60 निकल गया। इसी में पूछ लेता है कि उस स्कूल में टोटल कितने छात्र थे, तो उसका टोटल छात्र कितना है हमारा 100%, तो 1% बराबर 6, तो 100% बराबर 100% में क्या था 6 × 100, 600 टोटल स्टूडेंट इन क्लास, टोटल स्टूडेंट इन क्लास। अगर पूछता कि स्कूल में कितने टोटल विद्यार्थी हैं तब होता मेरा 600, लेकिन यहाँ पूछ रहा था कितना विद्यार्थी सफल हुए, तो सफल 60% हुआ था, तो 1% बराबर मेरा 6, तो 60% बराबर 360। आंसर आ गया ये एक्स्ट्रा है आपके लिए, एक्स्ट्रा माइलेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 1540 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों बड़ी संख्या बराबर हम मान लिए x और छोटी संख्या बराबर y। अब बोल रहा है, जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए अब बोल रहा है बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या से भाग देने पे, बड़ी संख्या जो है x में छोटी संख्या y से भाग देने पे, देखिए जैसे हम बच्चे में भाग लगाते हैं वैसे भाग दे रहे हैं, देने पे भागफल के रूप में 6, जब इसमें भाग तो भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है, और शेषफल यहाँ जो बचता है नीचे मुँह शेषफल था, शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। ये बोल रहा था, इतना हम कर दिए। और अगला स्टेप बोल रहा है यदि दोनों संख्या के बीच का अंतर, मतलब कि x और y के बीच का अंतर 1540 दिया हुआ है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों जो क्वेश्चन बोल रहा था हम अभी तक वही किए हैं, इसमें एक्स्ट्रा हम किंतु परंतु कुछ नहीं किए हैं, लेकिन अब करने जा रहे हैं और वो पूछ रहा है छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों देखिए ये जब होता है क्या होता है, ये y ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेष। ये क्या हुआ, थोड़ा सा ये जो है क्या होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये हो गया आपका भागफल, ये हो गया मेरा शेष। ये हमको जानकारी दिया, अभी कुछ किए नहीं है, सिर्फ हम आपको बताएं क्या क्या कौन क्या होता है। अब जान गए कि ये होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेष। साथियों अब देखिए भाज्य बराबर मेरा एक फॉर्मूला होता है जो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे होंगे, 8वां से ही ये सब आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मतलब कि ये बराबर भाज्य, ये बराबर ई गुना ई प्लस ई, ये बराबर बीच वाला जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। भाज्य बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये होता फार्मूला है। और फार्मूला बता दिए कि ये दोनों गुना बराबर वो नहीं, ये बराबर ये दोनों गुना प्लस शेष है ना, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मेरा भाज्य कितना है x, भाजक कितना है y, भागफल कितना है 6, शेष कितना है 5। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6y प्लस 5, तो x माइनस 6y बराबर कितना आ जाएगा 5। ये आ गया इक्वेशन 1, एक इक्वेशन एक ये 1 आ गया और इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ 2 है। क्वेश्चन में ही बोल रहा था दोनों संख्या के बीच का अंतर इतना है और हम एक इक्वेशन यहाँ से प्राप्त कर लिए, ये पहला इक्वेशन। अब दोनों को सोल्व कर लेंगे। इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, देखिए x माइनस y बराबर दिया हुआ है 1540, x माइनस 6y बराबर दिया हुआ है, निकाले हुए हैं 5,
देखिए अब जो है दोनों में से कोई एक समान होना चाहिए। किसी एक को इसमें से खत्म कर देंगे, डिलीट करेंगे, कटा देंगे। कटाने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ना कोई एक बराबर होना चाहिए। देखिए x यहाँ है, यहाँ y, यहाँ 6y है, तो ये नहीं काट सकता है ना, तो हम इसको काट सकते हैं x y। देखिए यहाँ पे है कि यहाँ प्लस प्लस और यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस। अगर हम इसे काटेंगे तो ये प्लस में है तो उसको चिन्ह बदल देंगे तब कटेगा, माइनस प्लस कटेगा, इसीलिए हम इसको माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। अब जो यहाँ जो है चिन्ह जब यहाँ माइनस हो गया, जहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस हो जाता है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा चिन्ह, ये चिन्ह का काम हुआ। देखिए अब देखिए x कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस वाई है, यहाँ पे हो गया है, चिन्ह बदल गया है तो प्लस 6y हो गया। यहाँ माइनस वाई है, यहाँ प्लस 6y हो गया। अब देखिए माइनस प्लस माइनस घटेगा तो y में से 6y घटाएंगे तो 5y बचेगा। y में से 6y घटाएंगे तो 5y बचेगा। चिन्ह किसका बड़ा है, बड़ा चिन्ह किसका है आएगा तो प्लस का आएगा। प्लस का क्यों आएगा, क्योंकि बड़ा जो संख्या है उसकी चिन्ह है प्लस में। चलिए साथियों ये भी हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसी तरह 1540 यहाँ प्लस में, ये माइनस में है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 1540 में से 5 घटा देंगे तो बच जाएगा 1535 बच गया साथियों। अब देखिए चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस का इसलिए आएगा क्योंकि बड़ी जो संख्या है उसके आगे प्लस का चिन्ह है, छोटी जो संख्या है उसके आगे माइनस का चिन्ह है। अगर बड़ी संख्या जिस चीज़ के साथ रहता है वही चिन्ह लेके उतर जाता है। अब देखिए साथियों, अब यहाँ 5y है और 15 बराबर 1535 है। अब देखिए 5 से काट देंगे, 5 या 15, 0 5 7 35, यानी y बराबर मेरा क्या आ जाएगा 307। और हम जो है माने थे छोटी संख्या बराबर y, और हम y का वैल्यू ही चाहिए मुझे, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या ही पूछ रही थी। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम छोटी संख्या ज्ञात कर चुके हैं। कितना है मेरा 307, छोटी संख्या 307 और ऑप्शन नंबर हो जाएगा साथियों डी, ऑप्शन नंबर डी। अब बोल देता है इसमें कि हम बड़ी संख्या भी ज्ञात करें। बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे तो देखिए ये दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो y का वैल्यू, अगर हम बड़ी संख्या x है तो x माइनस 307 बराबर 1540 कर देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 1540 प्लस 307, आपस में दोनों जुड़ जाएगा तो 7 4 1840 आ जाता मेरा बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछता तो हम बड़ी संख्या 1840 कैसे निकालें वो बता दिए। अब छोटी संख्या निकाल के दिखा दिए साथियों, दोनों क्लियर कर दिए। और ये जो कॉन्सेप्ट था भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष, ये भी दे दिए। ऐसा है कि इसे आप अच्छे से समझ चुके होंगे साथियों, इसे आप प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है साथियों, इसमें थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी दूंगा फिर क्वेश्चन को बताऊँगा। अभी जो एक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जानने से पहले हम आपको उस क्वेश्चन की सारी थ्योरी को बता देते हैं, फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे साथियों। देखिए थ्योरी ये है, पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप है, दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुज है, ये दोनों आपस में समरूप है। समरूप का मतलब क्या होता है कि समरूप जो होता है जिसका रूप समान हो, दोनों देखने में एक ही जैसा समान सेम हो, हालांकि यह छोटा बड़ा थोड़ा सा बन गया होगा। समरूप का मतलब ही होता है जिसका रूप समान हो, देखने में समान दिखाई देता हो, वही समरूप होता है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी। ये हुआ एक त्रिभुज हो गया ए बी सी, दूसरा त्रिभुज हो गया पी क्यू आर। साथियों जब दो त्रिभुज समरूप रहता है और दो त्रिभुज की तुलना करके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जो जाते हैं अब हम उस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पूछा जाता है, पहला नंबर के पहले जो होता है थ्योरी, ये समझ लीजिए। थ्योरी में हो जाएगा पहला कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ये जो है अब जो है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वह भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है, चाहे वह कोई भी भुजा हो। जैसे कि त्रिभुज एबीसी लिए हैं तो एबीसी में कोई एक भुजा ले लेते हैं, या ले सकते हैं बीसी या एबी या एसी, कोई भी भुजा। तो एबी का स्क्वायर बटे, अब ले लिए त्रिभुज एबीसी में
ए बी का स्क्वायर, इसमें ए बी ले ली है तो इसका भी ये यही भुजा होगा जो इसका भुजा होगा। अगर हम ये भुजा ले रहे हैं तो इसका भी यही भुजा लेना पड़ेगा जिस साइड का भुजा लिए हैं। तो आप देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज पी क्यू का स्क्वायर ये होता है। अगर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ए बी का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, जो भुजा दिया रहेगा समान भुजा होगा इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसी में बराबर कर देंगे हम, एक ये भुजा ले लिए, अब ये भी भुजा ले सकते हैं, ए सी का स्क्वायर बटे ए सी ये है तो ये वाला भुजा लेंगे बटे पी आर स्क्वायर, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर कर चुके हैं, ये भुजा बराबर कर सकते हैं। अब बचा हुआ है ये भुजा तीनों आपस में बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में बी सी का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। साथियों ये होता है थ्योरी कि अगर आपको यहाँ पे दे देगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दे देगा, फिर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे देगा, उसमें एक भुजा दे देगा, दूसरा भुजा पूछ लेगा, इसमें से कोई एक भुजा दे सकता है। जैसे कि बी सी दे दिया तो क्यू आर पूछ लेगा, जैसे कि अगर ये नहीं दिया तो ए सी दे देगा, पी आर पूछ लेगा, और ए बी दे देगा, क्यू आर पूछ लेगा। साथियों और ये दोनों का क्षेत्रफल दिया होगा, अगर क्षेत्रफल नहीं दिया रहेगा तो एक क्षेत्रफल को गायब कर देगा, दूसरा का क्षेत्रफल दे देगा, और दोनों त्रिभुज में से कोई दोनों का भुजा दे देगा, दोनों का भुजा का वैल्यू दे देगा। अब कहेंगे साथियों ये सब इसको जो है अगर हम इसको इससे तुलना करते हैं, एक इससे बराबर हो गया, जब हमें दे देगा ए बी भुजा का वैल्यू दे देगा और पी क्यू पूछ लेगा तो ए बी को पी क्यू के बराबर कर देंगे, ए बी और पी क्यू के बराबर कर देंगे। अब अगर इसका नहीं देता है तो इसको ख़त्म कर देंगे, हटा देंगे। अगर ए सी का दे देगा और पी आर का पूछ लिया तो इसके बराबर कर देंगे। वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे, ये नहीं कि हम सबका ही हमको वैल्यू चाहिए, इसमें सबका भुजा हमको जरूरी नहीं है, सबका भुजा चाहिए, किसी एक का भुजा चाहिए। अगर इसका दे देगा 5 तो इसका हमको पूछ लेगा, और लेकिन इसका पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहेगा मेरे पास, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल दिया रहेगा। साथियों ये तो हम बात किए एरिया के मीटर में, अब करेंगे परिमाप के मीटर में। परिमाप क्या होता है इसी में साथियों दूसरा लिख लेते हैं, थ्योरी नंबर 2 हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का परिमाप। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप बराबर। अब देखिए यहाँ था एरिया था तो सब पे स्क्वायर हो गया, भुजा पे स्क्वायर हो गया। अब है परिमाप में है कि भुजा के बराबर होगा, स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ भुजा के बराबर होगा। परिमाप क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। बस अब देख लीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल है तो भुजा के स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर के बराबर होता है, भुजा के स्क्वायर के बराबर एरिया होता है, और परिमाप दिया है तो भुजा के बराबर होता है। इसमें स्क्वायर कुछ नहीं होता है साथियों। यही दो इसमें पूछे जाने, इसी दोनों में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको ये दोनों थ्योरी बता दिया हूँ। अब इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को आपके सामने लाता हूँ। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज है, मतलब कि यही त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज है। उसमें है कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड। इसमें है त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड, नाम दोनों अलग अलग ले लिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। का परिमाप क्रमशः 48 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है। यदि एक्स वाई भुजा है 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की लंबाई देखना है, क्या होगा। चलिए यहाँ पे क्या कह दिया, ये त्रिभुज है, छोटा ले लेते हैं, वो तो हम थ्योरी बता दिए। आपको थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए ड्राइंग कर लेते हैं त्रिभुज का। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में का नाम है पी क्यू आर, और दूसरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम है एक्स वाई जेड। साथियों अब इसका परिमाप दे दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, हम क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी का परिमाप। तो उसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, इसका परिमाप दिया हुआ है कितना, 48। इसका परिमाप 48 है, इसका परिमाप 24 है।
ये परिमाप दिया हुआ है 24। अब इसमें से कोई एक भुजा दिया रहेगा आपको, एक्स वाई दिया हुआ है 12, एक्स वाई ये 12 दिया हुआ और ये पूछ लिया है, क्या बताए थे कि आपको कोई ना कोई 2 चीज़ दिया रहेगा, 3 चीज़ दिया रहेगा, एक चीज़ इसी से पूछ लेगा। तो देखिए क्या होता है, परिमाप बराबर त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का त्रिमाप, मतलब 2 त्रिभुज का जब हम तुलना करते हैं, दोनों त्रिभुज में परिमाप, दोनों का परिमाप बराबर, दोनों का परिमाप बराबर, दोनों भुजाओं बराबर, दोनों का भुजा। चलिए देखिए हम लेते हैं पी क्यू आर का परिमाप 48, ये ले लिए, बट्टे एक्स वाई जेड का परिमाप 24, परिमाप बटे परिमाप, अब भुजा के बराबर करेंगे। अब देखिए ये है एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड त्रिभुज का और ये पी क्यू आर का है, तो एक्स वाई जेड का ही भुजा नीचे में आएगा, जिस त्रिभुज का परिमाप जहाँ रहेगा उसी के सामने उसका भुजा भी आएगा। एक्स वाई जेड का परिमाप नीचे है तो एक्स वाई जेड त्रिभुज की जो भुजा होगी वो नीचे आएगी, यानी एक्स और वाई की भुजा कितना दिया हुआ है 12, ये आ गया। अब देखिए हमको पी क्यू का नहीं दिया हुआ है, पी क्यू इसी के बराबर ना है पी क्यू, तो पी क्यू निकालना है, लिख लिए। चलिए अब जो कटता है उसको काट दीजिए, 24 दूनी 48, 2/1 बराबर पी क्यू बटे 12। अब कोना कोनी आपस में गुना हो जाएगा, तो पी गुना क्यू गुना 1 बराबर पी क्यू और 2 गुना 12 बराबर 12 दूनी 24। साथियों हमको ऐसा है कि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरह से दिए हैं और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतना से ही पूछे जाते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा।